आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों पर हुए हमले को लेकर बोले राकेश टिकैत, कहा आप खामखा में इसमें कूद गई, हमारी लड़ाई केंद्र से है। छत्तीसगढ़ में 22 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार, एक जवान शहीद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, रणनीति पर काम करेगी पार्टी। आतिशी ने पूछे भाजपा से सवाल, बोली ये वादा झूठा निकला कि महिलाओं के खाते में कब आएंगे 2500 रुपए। लखनऊ में महिला की रेप और हत्या पर भड़के अखिलेश यादव, कहा यही है जीरो टॉलरेंस। पुतिन के सामने कैसे बिखर गया दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन, पावरफुल देशों ने कर दिया सरेंडर। अब समाचार विस्तार से। पिछले एक साल से बंद शंभू बॉर्डर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहां से किसानों के टेंट को हटा दिया जाएगा, बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगदीश सिंह डल्लेवाल समेत करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। किसानों ने कहा कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनके नेताओं को छोड़ा नहीं जाता। 3-4 हजार सशस्त्र पुलिसकर्मी रात के अंधेरे में धरती के भगवान किसानों के, जब वो सो रहे थे गहरी नींद, उन पे नृशंस बल का प्रयोग हुआ है। नृशंस बल का प्रयोग हुआ है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, बल प्रयोग किया गया है। डल्लेवाल को भी नहीं बख्शा गया, बुजुर्ग जो अनशन पे थे। इसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। पहले किसान मिलने जाते हैं, बात होती रहती है और सीएम हाउस से मान साहब उनको बाहर निकाल देते हैं, वार्ता असफल हो जाती है, खुद उठ के चले जाते हैं। फिर वही मान साहब मुख्यमंत्री पंजाब आते हैं और अमित शाह से मिलते हैं। फिर दोनों के बीच जो भी बात, जो भी वार्ता, जो भी समझौता, दोनों के बीच जो साजिश होती है, वो कल रात में एक जुल्म की शक्ल में आती है। और होता क्या है, जिस पंजाब की धरती को अंग्रेजों ने लाल किया था, वहां किसानों पर बल खूंखार रूप से प्रयोग होता है और उन्हें उठा के फेंक दिया जाता है। भाजपा और आप दोनों मिले जुले रूप से इस कांड के दोषी हैं। दोनों किसान विरोधी, उन्होंने भी तो किया था यहीं दिल्ली बॉर्डर पे, इन्होंने वहां किया। दोनों का चाल, चरित्र, चेहरा मिलता है। मैं तो समझता हूं ये एक आत्मघाती कदम था। डूब जाएगी भाजपा और आम आदमी पार्टी पंजाब में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की जबरदस्त मुठभेड़ में कुल 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। बीजापुर पुलिस ने बताया कि बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर गंगालूर पुलिस थाने के अंतर्गत वन क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 18 नक्सली मारे गए हैं। वहीं 4 नक्सलियों को कांकेर में मार गिराया गया। हालांकि इसमें एक जवान भी शहीद हो गए। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ
अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है। और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। कितनी बड़ी सफलता? बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के। और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में, ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीनों से डेरा डाले बैठे किसानों को हटा दिया है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करके लौट रहे किसान नेताओं सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की ओर से किसानों पर हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई तो केंद्र सरकार से है, आम आदमी पार्टी तो खामखा इसमें कूद गई है और जो भी किसान गिरफ्तार हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से जारी रहेगी और अब जो भी फैसला किसान संगठन लेंगे उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस की ओर से जब मोहाली में किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया तो किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसे देखते हुए कई इलाकों में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस की ओर से धरना दे रहे किसानों के टेंट, बैरिकेड्स और मंच को जेसीबी से तोड़ा गया। पुलिस की कार्रवाई के बारे में जैसे ही किसानों को खबर हुई तो बड़ी संख्या में बॉर्डर पर पहुंचने लगे, जहां उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भी तैयारी में लग गई है। यहाँ भी कांग्रेस का प्लान ठीक दिल्ली की तरह ही रहने वाला है। अगर गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वोटों पर प्रभाव तो डालेंगे ही, जिससे लगभग सभी की जीत का सियासी गणित फेल होगा। इसके साथ ही कांग्रेस गठबंधन की बजाय ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी वोटरों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बना रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक में साफ संदेश दिया, ममता नाराज होती हैं तो होने दो, सड़क पर उतरकर कांग्रेस को मजबूत करो, चुनाव दूर है, भविष्य में देखेंगे क्या करना है, हमारी मजबूती मानो वरना तैयार रहो, दिल्ली जैसे रिजल्ट के लिए तैयार रहो। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं को गठबंधन के बारे में सोचने के बजाय पार्टी को मजबूत करने की बात कही। लगभग 3 घंटे चले मंथन में राहुल गांधी ने साफ किया कि अभी गठबंधन के बारे में नेतृत्व नहीं सोच रहा, फिलहाल पूरा जोर पार्टी को मजबूत करने पर है। राहुल गांधी ने कहा कि ममता मुस्लिम वोट बैंक और भाजपा हिंदू वोट बैंक का तुष्टीकरण करने की कोशिश हमेशा की तरह करेंगे, लेकिन कांग्रेस की उसी बीच यूपी की तर्ज पर दलित और ओबीसी समाज में अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर काम करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमने अपने वोट बैंक में 5 से 10% का इजाफा कर लिया तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। राहुल गांधी ने बंगाल के नेताओं से ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी वोटरों पर फोकस करने को कहा है। दिशा सालियान की मौत के करीब 5 साल के बाद उनके पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसको लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। दिशा सालियान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में 14वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। 5 साल के बाद दिशा के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की और शिवसेना यूवीटी के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब इस पर यूवीटी नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। मर्डर केस में सीबीआई के लिए देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप तो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद
अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति कि औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालेन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। महाराष्ट्र में तो गांव गांव में ऐसी कब्र, और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में। हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। दिल्ली में चुनाव के समय जिस एक वोट बैंक पर सभी पार्टियों ने सबसे ज्यादा फोकस किया था वो था महिला वोट बैंक। साइलेंट वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए कई पार्टियों ने उनके लिए कई योजनाएं शुरू करने का वादा किया और उन्हीं में से एक वादा था कि महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। जहां आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कही तो वहीं सत्ता में मौजूद भाजपा पार्टी ने सभी महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया था। सीएम रेखा गुप्ता ने जीत हासिल करने के बाद ऐलान किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं के खाते में सहायता की पहली किस्त सामने आएगी, लेकिन अब पूर्व सीएम आतिशी ने इस स्कीम को लेकर भाजपा को घेरा है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से 4 सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाली 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि देगी, या इतनी शर्तें लगा देंगे कि दिल्ली की 1% महिलाओं को भी उस 2500 रुपए की राशि का फायदा नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी ने तो दिल्ली की सभी बहनों को वादा किया था। उन्होंने कहा था सभी बहनों के खाते में पैसे आएंगे। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल, क्या वो दिल्ली की 48 लाख 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 2500 रुपए देंगे या नहीं देंगे? मेरा भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से दूसरा सवाल, आपकी ये कमेटी बनाए हुए 12 दिन हो गए, आपको सुबह से लेकर शाम तक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को गाली देने का समय तो मिलता रहता है, लेकिन 12 दिन में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए आपने कोई भी फैसला नहीं लिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि 12 दिन से आपकी ये कमेटी क्या कर रही है, क्या फैसला लिया आपने? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से मेरा तीसरा सवाल, 2500 रुपए महीने का रजिस्ट्रेशन किस तारीख से शुरू होगा? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल, दिल्ली की सब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए किस तारीख को आएंगे? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मयूर विहार 2 के संजय झील पार्क स्थित 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए बुधवार रात को दर्जनों बुलडोजर पहुंचे थे, लेकिन लोगों के दबाव के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को झुकना पड़ा और कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया। अब इस मामले पर आप नेता आतिशी का बयान सामने आया है। पहले भारतीय जनता पार्टी मंदिर तोड़ने का ऑर्डर देती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुलिस भेजती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने डीडीए के बुलडोजर भेजती है, और जब वहां के लोग देर रात को सड़कों पे उतर जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हमने नहीं भेजा, हम तो रोक रहे हैं। पुलिस किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे सीआरपीएफ किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी।
वहां पे बुलडोजर किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये मंदिर तोड़ने की साजिश सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। और जब उनकी ये साजिश दिल्ली के लोगों के सामने आ गई तो वो नौटंकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो बताएं तो सही, पुलिस किसने भेजी? वो बताएं तो सही, सीआरपीएफ किसने भेजी? भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही, बुलडोजर किसने भेजे? अब तो डबल इंजन की सरकार है उनकी। डीडीए भी उनका, पुलिस भी उनकी, पीडब्ल्यूडी भी उनकी। तो किसने भेज दिए बुलडोजर? किसने मंदिर तोड़ने के लिए पुलिस भेज दी? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और अब उनकी पोल दिल्ली वालों के सामने खुल गई है। संसद में डीएमके नेता के द्वारा परिसीमन लिखी टी शर्ट पहनने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं, क्योंकि भाजपा पता नहीं कैसा परिसीमन कर दे। ये लोग विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, जाति के आधार पर नियुक्ति करते हैं। मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसा डिलिमिटेशन कर दे। आपने देखा नहीं ब्लॉक प्रमुख की चुनाव कैसे लड़ते हैं ये लोग, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, जात के आधार पे पोस्ट करते हैं। सर आप जाएंगे जात के आधार पे और पोस्ट हैं? नहीं, ये सवाल तो सरकार पहले सेंसस करे, सेंसस के बाद जाति जनगणना हो, डिलिमिटेशन होगी, महिलाओं के हमारे आरक्षण हो, पिछड़ी दलित महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण हो, तब हम लोग जाएंगे। सर तो कहा जा रहा है डिलिमिटेशन 71 के जनगणना पर होनी चाहिए। अरे ये नहीं, एक मिनट मेरे पत्रकार साथी, ये जो घर घर नल लग रहे हैं और घर घर जल पहुंच रहा है, ये भी लगता है 71 के ही आंकड़ों से ये डिजाइन किया गया पाइपलाइन है। तुम बाल्टी रख देना, अगर 2 दिन में भी बाल्टी भर जाए, तो ऐसी बातें मत करो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में इंटरव्यू देकर लौट रही महिला की रेप के बाद हत्या की घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाए हैं और सवाल किया कि क्या यही उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि यूपी में आज भी महिलाएं और बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। जानकारी जो हमें सुबह मिली है, अयोध्या वहाँ की एक महिला जो वाराणसी इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आना चाहती थी, जब घर पहुंची है उसके लिए जो उसने ऑटो किया, उस महिला के साथ जो हुआ है पुलिस छिपा रही है। सुनने में आ रहा है महिला के साथ बलात्कार और उसको वहीं मार दिया। सवाल यह है कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अयोध्या की वो महिला वाराणसी में इंटरव्यू के लिए गई, लखनऊ अपने भाई के घर जाना चाहती थी, ऑटो में गई, उस महिला ने पूरी जानकारी दी डायल 100 को, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। क्या यही जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश सरकार का? और केवल एक जगह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लें। प्रयागराज एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, और भी घटनाएं हुई इस तरह की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनके सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। और जहां तक सवाल किसान का है, किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने पंजाब में किसानों पर हुई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के लिए पंजाब में जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है। पार्टी को उम्मीद है कि सरकार किसानों से बातचीत करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का किसानों को लेकर व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। किसानों की जो समस्याएं हैं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में एक जिम्मेदार सरकार है और समाजवादी पार्टी भरोसा करती है, उम्मीद करती है आम आदमी पार्टी की सरकार से, वो किसानों से वार्ता करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। और जिस तरीके का बुलडोजर चला है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार से ये उम्मीद भी करती है, अपील भी करती कि किसानों से वार्ता की जाए, किसानों की समस्या का समाधान किया जाए।
सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस सरकार ने किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहा हो, जब किसान आंदोलन कर रहे हो उनसे वार्ता करने कोई ना गया हो, उनकी मांगों को आज तक पूरा ना किया गया हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की बात ना करे। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किसने किया था? किसानों की फसल का मूल्य देने का वादा किसने किया था? पूरे देश में किसानों की समस्याएं हैं कि महाराष्ट्र में तो किसानों की फसल का दाम नहीं निकल रहा है, उत्तर प्रदेश में खाद नहीं मिल रही। तो भारतीय जनता पार्टी को किसानों पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब को किसानों की समस्याओं के लेके जो केंद्र की सरकार बोल रही है वो केवल राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली लगने से आज सुबह मौत हो गई। घटना बिहार के भागलपुर की है। एक भाई ने अपने सगे भाई पर गोली चला दी। रिश्ते में ये दोनों भाई नित्यानंद राय के भांजे लगते हैं। कहा जा रहा है कि पानी के विवाद को लेकर विश्वजीत यादव और जयजीत यादव में अनबन हुई। इसी विवाद में भाई भाई में गोली चल गई। घटना में विश्वजीत की मौत हो गई। जयजीत को भी गोली लगी है, वो बुरी तरह से घायल है। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। बजे की घटना है ये? सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पार्टी के अन्य विधायकों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार में आए दिन हत्या, बलात्कार, चोरियां हो रही हैं। सरकार के पास इसे रोकने की शक्ति नहीं है। बिहार में सुशासन की सरकार है, बाकी आए दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण, मर्डर, चोरी आज दिन होता है, आए दिन हो रहा है। सभी जिला में हो रहा है, सभी पूरे बिहार में हो रहा है। बाकी सरकार संभालने के लिए सरकार के शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसीलिए होली में भी 2 दिन में 22 मर्डर हुआ, 22 बेटियों के साथ भी बलात्कार हुआ। बाकी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खाली कागज में खाता पीता, कागज में लिखा पढ़ी हो रहा है कि हो रहा है, कुछ कहीं नहीं हो रहा। पूरे बिहार में जंगल राज हो गया है। शासन के अगर शेर है तो जंगल जाए। शेर है ना, जंगल जाए। गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीब बेटी के, दलित बेटी के, पिछड़ा बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। और वही लोग बीजेपी के लोग कर रहा है, सरकार के लोग कर रहा है। समझ गए? शेर है तो यही से करवा रहे हैं, नीतीश कुमार करवा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर के मोहाना इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो 16 मार्च की शाम को दोपहर बाद एक सूचना मिली थी कि एक आधी जली हुई डेड बॉडी मोहाना थाना क्षेत्र में मेन सड़क से थोड़ी दूरी पर ढलान के ऊपर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत मौके पर एसीपी मानसरोवर और एसएचओ मोहाना में टीम के पहुंचे
मौके के जो अलामात थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहां डंप किया हुआ था। न सिर्फ डेड बॉडी अनजान थी बल्कि हत्या का जो अंदेशा था उस संबंध में भी कोई विशेष तरह का क्लू मौके के अलामात से हमें नहीं लग पा रहा था। एक चैलेंजिंग वारदात थी, बट इसमें एक विशेष टीम का गठन ब्रेवो साउथ, एसीपी मानसरोवर, डीएसटी साउथ और सर्किल मानसरोवर की टीम के चुनिंदा अधिकारियों को लेकर के किया गया, जिन्होंने लगातार 2 दिन प्रयास करके जो मृतक है, जो अननोन डेड बॉडी थी, उसको आइडेंटिफाई किया। मृतक का नाम धन्नालाल सैनी सामने आया। उससे टेक्निकल और जो मानव आसूचना है उसको एकत्रित करते हुए पीछे की तरफ बढ़े, तो पूरी वारदात का खुलासा इस प्रकार से हुआ कि मृतक एक शादीशुदा व्यक्ति था, जिसकी पत्नी, जिसका नाम गोपाली देवी है, उसके कुछ विवाहेतर प्रेम संबंध के बारे में मृतक को अंदेशा था, और दीनदयाल नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग होने का अंदेशा होने के कारण मृतक ने इस चीज को लेकर के आपत्ति करने का प्रयास किया, जिसमें आवेश में आकर के मृतक की पत्नी गोपाली और जो सह आरोपी है दीनदयाल, उन्होंने एक लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे, और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। दुनिया के पश्चिमी देशों ने 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की थी। इस संगठन में 32 देश हैं, जिसमें 30 यूरोपीय और 2 नॉर्थ अमेरिका के देश शामिल हैं। ये संगठन दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग ने महज 3 साल में इसको बिखरने पर मजबूर कर दिया है। नाटो के देश पुतिन के सामने खुद को सरेंडर कर रहे हैं। पोलैंड ने बारूदी सुरंग वाले संधि से खुद को बाहर निकाला है। पोलैंड का कहना है कि हम पुतिन से अब पंगा नहीं ले सकते। इधर नॉर्वे ने रूस के साथ मिलकर मछली बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नॉर्वे नाटो का एकमात्र देश है जिसकी सीमा रूस से लगती है। वहीं इटली ने भी पुतिन के चलते यूक्रेन में शांति सेना न भेजने का फैसला किया है। तुर्की पहले ही युद्ध में न्यूट्रल रहने की बात कह चुका है और अब अमेरिका ने तो ऐसी धमकी दी है जिससे नाटो का ही अस्तित्व खतरे में आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम कोशिशों से यूक्रेन सहमत नहीं था और उसने खुद के साथ विश्वासघात महसूस किया। अमेरिका के रूस की ओर झुकने के बाद कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का साथ देने का वादा किया था, जिसके बाद अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वो नाटो से बाहर हो सकता है। अमेरिका का नाटो से बाहर होने का मतलब है कि नाटो की ताकत आधी हो जाना। इसके अलावा नाटो के तहत कई यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी हथियारों का सहारा भी मिलता है। ट्रंप के बाहर होने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।